जय हिंद। आज का करंट अफेयर देखते हैं। कल नहीं हुआ था, कल का भी इंक्लूडेड है, ठीक है। कल 5 सितंबर था। 5 सितंबर को टीचर्स डे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। एनिशियंट पीरियड में भी भारत में टीचर गुरु शिष्य प्रथा चलती थी। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा। आज जो पैरा ओलंपिक्स होती हैं वो एकलव्य की तरह ही होती है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का थंब ले लिया था कि कोई भी दुनिया में अर्जुन ना बने, ठीक है। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जितनी सदियों के बाद भी बड़े सारे एकलव्य जो है ओलंपिक्स खेलने जाते हैं। और पैरा ओलंपिक्स में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल लाए, जबकि नॉर्मल गेम्स है, नॉर्मल गेम्स वाले जो लोग होते हैं उनको फेम हैवी हो जाता है भारत में, बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, उनको ज्यादा लोग स्पॉन्सर करने लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनका जो एक एम है, लक्ष्य है, वो हट जाता है उस जगह से और वो कोई भी मेडल नहीं लाते। बट पैरा ओलंपिक्स में, जो टोक्यो ओलंपिक्स में जिसने जितने लाए उससे भी एक स्टेप आगे चल के मेडल लाया। अगर किसी ने सिल्वर लाया तो उसने गोल्ड लाया, अगर किसी ने ब्रॉन्ज लिया था टोक्यो में तो उसने सिल्वर लाया, अगर किसी ने गोल्ड लिया था तो उसने गोल्ड ही लाया। 2 गोल्ड किसने लाया तो उसने 2 ही गोल्ड लाए, वो पीछे की तरफ नहीं गया। इसका मतलब हम पैरालिटिक अपने दिमाग से होते हैं, फिजिकली नहीं होते हैं। इसकी जीतती जागती मिसाल जो है अरुणिमा शर्मा है। अरुणिमा शर्मा एक नॉर्मल लाइफ जीती थी, पेरेंट्स नहीं थे, ट्रेन से सफर कर रही थी, तो रास्ते में कुछ गुंडों ने उसके गोल्ड छीननी चाहिए तो उससे छीन के उसको फेंक दिया और उसकी एक जो टांग है वो कट जाती है। फिर क्योंकि एक सिस्टर थी, उस पर कितना बर्डन पड़ती, कितना ताकत इकट्ठी की होगी, कितनी स्ट्रेंथ इकट्ठी की होगी, वो आज अरुणिमा शर्मा कहलाती है। वो भारत की पहली इंडियन है जो माउंट एवरेस्ट गई, जिससे माउंट किलिमंजारो, जितने भी कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक्स हैं उनको चढ़ाई चढ़ी। हम पैरालिटिक अपने ब्रेन से होते हैं, फिजिकली बॉडी से नहीं होते हैं। याद रखिए, हम अपनी पढ़ाई को क्विट पैरालिटिक, याद रखिए, फिजिकल बॉडी से नहीं हम होते, ब्रेन से होते हैं। और आपको लगता है कि इतना सारा पढ़ने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो नहीं होती। 2 बातें याद रखिए, कम बोलना है, कम डिस्कशन करनी है, कम दोस्त बनाने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और पूरा आपका टेंशन जो आपको टीचर बोलते हैं उसको फॉलो करते हो, आपका एक दिन अचीवमेंट रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये द्रौपदी मुर्मू है, भारत की 2nd फीमेल प्रेसिडेंट है और ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, संथल कम्युनिटी से आती हैं। फॉर्मर ये पहले ये झारखंड की क्या रह चुकी हैं, गवर्नर रह चुकी है। ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में, कि जो पहली भारत की ट्राइबल प्रेसिडेंट है वो इससे पहले कौन सी स्टेट की गवर्नर थी, झारखंड की। झारखंड में जो मेजर ट्राइब पाई जाती है वो भी संथल ही है और ये संथल ट्राइब से आती है। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थी वो प्रतिभा पाटिल थी और इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 2nd दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, 1 नेशन 1 वोट के लिए वो हेड बनाए गए, कौन, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और उनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने ट्रिब्यूट किया है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. Rajendra Prasad was the longest serving president of India and he was also a chairman as well as ex officio as well as first vice president of India and 2nd president of India Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? दिल्ली में है। और राष्ट्रपति भवन के जो मुगल गार्डन है उसका नाम उद्यान भवन रखा गया है।
उद्यान को, ठीक है। और रिसेंटली अशोका हॉल का नाम क्या रखा गया है? दरबार, अशोका दरबार, ठीक है, अशोका दरबार नाम रखा गया है। और भारत में जो पहले प्रेसिडेंट थे, यहाँ रखिएगा, वो पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले सिख प्रेसिडेंट भारत के डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह। और ये पहले प्रेसिडेंट है। वीटो पावर्स तीन तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है सस्पेंशन, एक होती है पॉकेट वीटो, ठीक है। ये पहले प्रेसिडेंट थे भारत के जिन्होंने पॉकेट वीटो का भी यूज किया था अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस बिल। जब ये प्रेसिडेंट थे भारत के, इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भारत के कौन थे? जाकिर हुसैन। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे जो डाई हुए थे ऑफिस में, ठीक है। और इसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे, ये क्वेश्चंस आते हैं, मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ। और जो नए बच्चे हैं, कृपया करके इन क्वेश्चन को जो मैं मुंह से बोलती हूँ ये जरूर लिखें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में ये रहते हैं। ये मैं बार बार हर जब भी आता है कुछ ये रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आप लिखें, ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। और ये जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन, इसके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो वीवी गिरी थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन जाकिर हुसैन के बाद कौन भारत के प्राइम प्रेसिडेंट बने थे? वीवी गिरी। और फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे आर के नारायण, ठीक है, के आर नारायण। मालगुडी डे के आर के नारायण ने लिखी है, ठीक है। ये दोनों कंफ्यूजिंग रहते हैं, जब भी आते हैं ये लिख लिया करो, ठीक है। प्रेसिडेंट जो थे भारत के। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो, 3-4 क्वेश्चन लिख लो, कल करके आना कि जब भारत ने न्यूक्लियर पावर फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया था, टेस्ट किया था, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थी और प्रेसिडेंट कौन थे? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, प्रेसिडेंट आपको याद करें। और जब सेकेंड न्यूक्लियर पावर भारत ने टेस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन भी रहते हैं। और स्माइलिंग बुद्धा वाज ऑपरेशन ड्यूरिंग सेकेंड न्यूक्लियर पावर, स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर में, और शक्ति मिशन शक्ति जो था सेकेंड में यूज किया गया था। ये भी याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ट्विस्ट करके आते हैं, क्योंकि ये आपका जितना भी है ये कुछ जीके नहीं है, ये आपकी पॉलिटी से आते हैं, ठीक है। पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आएंगे, 2 आपके अच्छे आ जाएंगे, तीसरा चौथे नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा वो डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, हर साल टीचर डे पे जितने भी अवार्ड्स होते हैं भारत के, जैसे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड, टीचर डे पे अवार्ड, जितने भी अवार्ड्स हैं भारत के, वो सब कौन देता है? हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर। हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट होते हैं। और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट कहलाते हैं और वही देते हैं। याद रखिएगा, जितने भी भारत के हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, इट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करंट प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। टीचर डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन टीचर्स को अवार्ड दिया जाता है। अब आपके JKPSSB के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एडिशन किया है, ठीक है। इस दिन कल प्राइम प्रेसिडेंट ने 50 टीचर्स को अवार्ड दिया। कुछ स्टेट्स हैं वहाँ के 2-2 टीचर्स को मिला है, ठीक है। कुछ स्टेट है वहाँ के एक ही व्यक्ति को दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर की उर्फाना अमीन को नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है। टीचर अवार्ड वर नॉमिनेटेड बाय द, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ मैं लिखते छोड़ा है, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाले हैं। अगर मैंने बोला है तो इन पे ज्यादा काम करना, ठीक है। टीचर अवार्ड नॉमिनेट कौन करता है, कंसेंट कौन करता है, अप्रूवल कौन करता है और देता कौन है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे भारत के, तो मुझे बताइएगा। मौलाना
एपीजे अब्दुल कलाम, है ना? मौलाना अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल, ठीक है। और इनकी एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या बुक का नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। ये भी याद रखिए, बड़ी आती है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इंटरनेशनल ट्रीटीज हो रही हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में थ्रेट हो सकती है, उसके बचने के लिए बहुत सारे उनके पैरेलल भी काम किया जा रहा है। लीगल बाइंडिंग, ये दुनिया का फर्स्ट लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो कहाँ ऑन एआई, इसको 10 देशों ने साइन किया है। इसमें से यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है। इनको किसको प्रोटेक्ट, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आज मैंने स्टेटमेंट्स वाले सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आज 1 लाइनर है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन वैसे। और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन एआई कौन से देशों ने साइन किया है? यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड यूके, इनके ही 10 देशों ने साइन किया है टू प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारत, इससे पहले तंजानिया में हमने देखा, तंजानिया में पहला आईआईटी खोला गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने खोला था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तंजानिया में, ठीक है। लास्ट ईयर खोला था 2023 में। अब ये फुली ऑपरेट होगा, ये फुल आईआईटी कैंपस, भारत का पहला आईआईटी कैंपस है ये। कहाँ पे है ये? आबू धाबी में खोला जा रहा है। और इसको किसने अनुमति की दी है? किसने कहा है कि भारत का पहला आईआईटी कैंपस हमारे देश में खोला जाए? शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नहयान, ये क्राउन प्रिंस है आबू धाबी के, याद रखिएगा। आबू धाबी के क्राउन प्रिंस का नाम कभी आता है, ये भी एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये क्राउन प्रिंस आबू धाबी के हैं। इन्होंने आईआईटी मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है पहला आईआईटी कैंपस खोला है आबू धाबी में। ये मिडिल ईस्ट में है, आबू धाबी याद रखना है। आबू धाबी किसकी कैपिटल है? यूएई, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट की आबू धाबी है। दुबई है, यही है, सही जा रही हूँ, करते जाओ। मैं इनके आंसर नहीं दे रही जो बार बार रिपीट कर रही हूँ। याद रखिए, सर ने मुझे कल बोला है रात को कि टेस्ट इनके शुरू कर, ये टेस्ट से ही सीधे होते हैं, ठीक है। अब आपको कभी भी सरप्राइज टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चीफ साइंस एडवाइजर्स फाउंडेशन राउंड टेबल है, चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल 2024। ये यूनेस्को के साथ भारत एक को ऑर्गेनाइज, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस साल भारत में हो रही है, हो चुकी है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इंडिया और यूनेस्को ने दोनों ने मिलके चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ करने की बात की है? फ्रांस। फ्रांस जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। और थीम देखिए, फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री, बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली, ये इसका थीम है। थीम, अब कॉन्फ्रेंस जब भी जिस मंथ में, जैसे कि अभी किसी के भी एग्जाम होने वाले हैं, अभी तो एसएससी सीजीएल आएंगे, ठीक है। आप उनके पैटर्न थोड़े से चेंज होते हैं, अब आपको कॉन्फ्रेंसेस पे थोड़ा ध्यान देना है, इनके थीम्स पे ध्यान देना है, इन पे आपको काम करना है। ये क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है? 28 कंट्रीज, और इसको लीड किया जाएगा चीफ जो साइंस एडवाइजर होंगे वो लीड करेंगे, ठीक है। कंट्रीज कितनी है? 30। हम बहुत सारे 28, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इन दिनों में पढ़ रहे हैं, कितने डेलीगेशन ये, कितनी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। हो सकता है कि आपको मैथ्स में आए क्वेश्चन, ठीक है। और ध्यान से करंट अफेयर जिसको मैथमेटिक्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है और इंग्लिश अच्छी हो गया, वो करंट अफेयर पे काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखो, नीति आयोग सुनिए, जो नए बच्चे हैं। नीति आयोग आपके सीडीएस के एग्जाम में 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है, मैंने आपको बोला आएगा। तो 5 ईयर प्लान जो थे, ये अब भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, उसके अंदर एक हमने यूएसएसआर नाम का देश होता था, उससे हमने 5 ईयर प्लान लिए, ठीक है। ये जो 5 ईयर प्लान थे, ये डिसाइड करते थे, जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो क्या करती थी, अपने प्लान्स बनाती थी। जैसे हम लोग घर पे आज होते हैं तो हम संडे को प्लान्स बनाते हैं पूरे हफ्ते का, 10 बजे ये पढ़ना है, 10 से 5 ये सब्जेक्ट करना है, कि आज 3 दिन लगा के मैथमेटिक्स करना है, 3 दिन लगा के रीजनिंग करनी है, रिवीजन, इस तरह के प्लान्स बनाते हैं और उसी पे चलते हैं, ठीक है। और इसी तरह देश क्या करता था, प्लान्स बनाता था 5 ईयर प्लान्स के अंदर, पूरे 5 साल का, क्योंकि एक सरकार का जो टेन्योर रहता है वो 5 साल रहता है। जो सरकार चलाता है वो लोकसभा में आता है, जो जीतता है लोकसभा में आता है। लोकसभा में सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है, जो मेजोरिटी में होता है, फिर वो हेड ऑफ द काउंसिल कहलाता है। लोकसभा में जो हेड बनता है वो स्पीकर कहलाता है, और इस तरह सरकार चलने लगती है। उस सरकार के अंदर 5 साल का एक प्रोग्राम बनाया जाता है। प्रीवियसली उस प्रोग्राम को क्या बोला जाता था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और अब इस प्रोग्राम को 2014 के बाद इस प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम नीति आयोग रखा गया है। नीति आयोग को एनफोर्स किया गया जनवरी 1, 2015। अब इस नीति आयोग का जो काम होता है बॉटम टू टॉप होता है, along with all states and union territory, और साथ में जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर इस नीति आयोग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल जो सरकार आई लोकसभा में, उस सरकार में 3 स्टेट्स ने क्या किया, नीति आयोग को बायकॉट किया। और जब नीति आयोग का जो नया एडिशन बन, जिसमें 5 ईयर प्लान की जगह नीति आयोग के काम 5 साल के डिसाइड करने पे 3 स्टेट याद रखिए जिसने नीति आयोग को बायकॉट किया। मैं करवा चुकी हूँ, जब एनडीए के एग्जाम करवाई थी उसमें ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। तेलंगाना और भी हैं, आंध्र प्रदेश ने, तमिलनाडु, और एक और स्टेट है जिसने नीति आयोग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पहले से ही दिए चीफ मिनिस्टर्स को जो उनके राइट्स होते हैं पहले ही प्रोवाइड किए जाते, ताकि वो बार बार दिल्ली ना आए। और ये नीति आयोग के थिंक टैंकर्स, नीति आयोग जो है ये थिंक टैंकर्स के नाम पे बनाया गया। किसके नाम पे, थिंक टैंकर्स के नाम पे बनाया गया। डॉक्टर वी.के. पॉल जो है ये मेंबर है थिंक टैंकर, स्मृति ईरानी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा, नितिन गडकरी, ये सब थिंक टैंकर इसमें ऐड किए गए। और भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। वी.के. पॉल जो है ये बड़े प्रोमिनेंट भारत के मिनिस्ट्री नहीं है, एक व्यक्ति हैं जो हेल्थ पे काम करते हैं, ठीक है। इसको नीति आयोग का मेंबर बनाया गया। नीति आयोग ने इनॉग्रेशन किया, किसका इनॉग्रेशन किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर। ये यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, किसको हेल्थ प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, डिजिटल सोल्यूशन, मींस हेल्थ केयर के डिजिटल सोल्यूशन निकाला जाए, ये नीति आयोग ने नेक्स्ट स्टेप लिया है। और इसमें उन्होंने कहा है अभी तक भारत कोविन एंड आरोग्य सेतु के थ्रू कोविन जो वैक्सीनेशन है 220 करोड़ लोगों तक पहुंचा चुका है। कितने लोगों तक, 220 करोड़। और 38 कंट्रीज को भारत ने जो कोविड की वैक्सीनेशन है फ्री प्रोवाइड की है, ये भी यहाँ लिखेगा। और ये कहते हैं कि हमने बहुत ऐसे पोर्टल्स भी बना रखे हैं जो लोगों के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ये है टेली मेडिसिन, टेलीमानस, ई रक्त कोश, ये भी गवर्नमेंट के ही पोर्टल्स हैं, याद रखिएगा ये हेल्थ पोर्टल्स हैं। ये पोर्टल्स से कभी कभी क्वेश्चन आता है। अब आपका पेपर चेंज हो जाएगा, जब एसएससी, सीजीएल, सीएचएस चलाता है तब उस पेपर में इस तरह के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तरह ही सीडीएस का पेपर है, क्या रखिएगा। आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं हेल्थ पोर्टल कौन कौन से हैं, ठीक है। ये क्या, टेलीमेडिसिन, टेलीमानस, ई रक्त कोश, आरोग्य सेतु, ये भी पोर्टल है
यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाए हैं, ठीक है। अपूर्वा चंद्रा अबाउट द अपकमिंग लॉन्च है यूविन। अपूर्वा चंद्रा बोलते हैं कि ये भी हेल्थ यूनियन कैबिनेट है। इन्होंने बोला कि यूविन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च होने वाला है। यूविन पोर्टल लॉन्च होने वाला है। टेली मेडिसन, टेली मानस, ई रक्त कोष लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। और इसके लिए क्या नाम दिया इन्होंने, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर डिजिटल सॉल्यूशन। डन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खेल उत्सव, जब खेल उत्सव आता है सबसे पहले हमारे मन में मेजर ध्यानचंद आते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद हम जब 2021 से पहले पढ़ाते थे, हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स पढ़ाते थे। राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे भारत का। जो भारत में खेल रत्न अवार्ड्स दिए जाते थे, स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते थे, वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स में दिए जाते थे। बट राजीव गांधी का तो दूर दूर से भी कोई लेना देना नहीं था किसका, खेल रत्न अवार्ड से, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड फिर 2020 के बाद ये डेडिकेट जो भारत के विजार्ड्स ऑफ हॉकी, जादूगर ऑफ हॉकी को देना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान उनको मिला। उनका नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स, जो भारत के स्पोर्ट्स अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं। अब 29 अगस्त को भारत स्पोर्ट डे मनाते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और हो चुका है 29 अगस्त हो चुका है। और उसके बाद भी इस तरह के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं ताकि लोगों तक इनके आइडियाज, लोगों तक इनके जो चीजें इन्होंने अचीव की हैं, जो इन्होंने अचीव की है, गोल्स अचीव की हैं, इनका नाम पहुंचाया जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक उत्सव मना रही है। उस उत्सव का नाम खेल रत्न उत्सव है। ये किसको ये कॉमेमोरेट हो रहा है, डेडिकेट किया जा रहा है हॉकी लीजेंड्स मेजर ध्यानचंद। इंडिया ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं हॉकी में। अकेला हॉकी इतना भारी था, अभी तक भी उन्हें टोटल कोई भी स्पोर्ट्स के अवार्ड्स नहीं है। याद रखिएगा, हॉकी जो है इंडिया के लिए 4 चांद लगाने वाला हॉकी है। बट हमने क्रिकेट को, और क्रिकेट जो है ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है। बट हमने उसको क्या किया, उसको स्पॉन्सर करते हैं। उसके दुनिया में बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स की, ठीक है। क्रिकेट की भी, स्पोर्ट्स की भी, ठीक है। सब प्रमोट करते हैं अपने देश के जो स्पोर्ट्स हैं, रीजनल स्पोर्ट्स जिनमें भारत का नाम होना चाहिए, उनको सरपास करके क्रिकेट का नाम हम करते हैं। हम जब भी लोग वॉचिंग आवर भी अगर मैचेस आते हैं सब क्रिकेट ही देखते हैं। कोई भी किसी को मैं पूछूं, किसी ने या ओलंपिक डे में हॉकी देखा हो या कोई भी भारत का ऐसा गेम बैठ के देखा, नहीं भाई, हम सब क्रिकेट की आईपीएल आते हैं तो सब लोग टीवी के आगे बैठ जाते हैं। चैनल्स को भी बेनिफिट देते हैं, फिर एड्स वालों को भी बेनिफिट देते हैं, मल्टीपल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो जो प्लेयर्स हैं डे बाय डे रिच होते जाए। इनका हाल ये यहाँ खेल के जाएंगे, इसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा। मेजर ध्यानचंद जब लास्ट के अंतिम क्षण थे तब वो एक हॉस्पिटल में, नॉर्मल से हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। उनको किसी ने उठा के फिर एम्स में भर्ती किया और कहा ये मेजर ध्यानचंद है। ये इनकी हिस्ट्री है। पहले ज़माने में लोगों की फैमिलीज बड़ी होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती थी, सब भाई बहनों को देखना होता था। मेजर ध्यानचंद ऐसे, ठीक है। देखिए ये मेजर ध्यानचंद उत्सव मना रहे हैं, कौन मना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें 200 मिनिस्टर जो है ऑफिशियली क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, खेल उत्सव मनाएंगे। होना चाहिए, नहीं बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि खेलने से दिमाग बढ़ता है, खुलता है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कहाँ पे होगा ये उत्सव, न्यू दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। भारत के पहले जो ओलंपिक्स मेडल है, जिन्होंने भारत के लिए पहला मेडल लाया था केडी यादव, उनके नाम पे भी एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है और वो स्पोर्ट्स स्टेडियम भी दिल्ली में है, याद रखिएगा, केडी यादव के नाम पे। और इस टूर्नामेंट में 4 स्पोर्ट्स को हाईलाइट किया गया है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस।
सारे क्रिकेट तो सब जानते हैं, लड़कियां भी जानती हैं, हम ठीक है नहीं, सब क्रिकेट खेलना जानते हैं। इंडियन नेवी ने, आप इंडियन नेवी ने पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, इंडियन नेवी ने पायरेट से बड़े सारे लोग, पायरेसी हो रही है, किडनैपिंग हो रही है, कोई ईरान का जहाज उठा के ले जा रहा है, कोई फिलीपींस का, फिर सोमालियंस आ रहे हैं, ठीक है। इंडियन नेवी लास्ट 2 साल से समुद्र में बहुत एक्टिव है, बहुत से देशों के लोगों को बचाया भी है, बहुत से उनके जो गुड्स हैं उनको भी बचाया गया है। इंडियन नेवी और साउथ अफ्रीकन नेवी ने एक एग्रीमेंट किया है, ये एग्रीमेंट है सबमरीन रेस्क्यू। ये एग्रीमेंट क्या है? टू एनहांस, किसको एनहांस करने की बात कर रहे हैं? सबमरीन रेस्क्यू फोर्स को, सबमरीन्स को ये रेस्क्यू से बचा, रेस्क्यू देने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है इंडियन नेवी और साउथ अफ्रीकन नेवी। ये भी यहाँ लिखा है इम्प्लीमेंटेड एग्रीमेंट हुआ है सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन। और ये जो इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट है, इसको साइन किसने, इस एग्रीमेंट को साइन किया है नेवल स्टाफ एडमायर दिनेश के त्रिपाठी एंड साउथ अफ्रीकन नेवल वाइस एडमायर मोंडे लोपेस। ये भी याद रखिएगा, मोंडे लोपेस जो है ये साउथ अफ्रीकन नेवल वाइस एडमायर है, और भारत के नेवल स्टाफ एडमायर है दिनेश के त्रिपाठी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डिफेंस के एग्जाम के लिए। इंडियन नेवी साउथ अफ्रीकन नेवी हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू एनहांस सबमरीन्स, ठीक है, और सबमरीन्स रेस्क्यू फोर्स कोऑपरेशन। ये याद रखिएगा, इंडिया ने बहुत सारे लास्ट ईयर 2 साल से इंडिया क्या करा, आपको टीवी में लाइव भी दिखाया जाता है कि इंडियन नेवी ने किस तरह काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, ये क्या करती है? ये हर एक स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताती है। इसने इस साल बोला है भारत के तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान लीडिंग स्टेट्स हैं जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है। ये कौन बताता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान have been recognized as the fastest growing glass states in India। ठीक है, तेलंगाना की देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, 9.2 रीचिंग हो गई है। और जीएसडीपी मीन्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और जीडीपी निकालने के लिए क्या होता है, पूरे देश की पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है पूरे इनकम के साथ, इस तरह जीडीपी भारत की निकाली जाती है। आप बोलते हैं कि कोविड में भारत की जीडीपी 2 होगी, 3 होगी। भाई आपको पता है कोविड में ना तो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, ना पेंसिल, ना कॉपी, ना गुड्स, कुछ भी सेल नहीं हो रहा था, ठीक है। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, खाली जीडीपी में कपड़ा मार्केट या यूटेंसिल मार्केट काम नहीं करती, छोटी बहुत सारी चीजें यहाँ जीडीपी में देखी जाती हैं जो भारत की एनहेंसमेंट में काम करती हैं। यहाँ देखिए तेलंगाना 9.2 और इसका स्टेट 7.9 लाख करोड़ है। तमिलनाडु का 8.2% है और जीएसडी स्टेट रीचिंग 15.7 लाख है। ये अब डिफेंस वाले याद रखिए, एनडीए वाले, ये क्वेश्चन लेके चलो, पैटर्न चेंज होगा। अब फर्स्ट और सेकंड इस साल जैसे आया वैसे होगा, थर्ड में होगा, ठीक है। आपका जो पैटर्न आएगा सीडीएस एनडीए इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। अगर 2 साल से नहीं पूछे, 3 साल से, आप इकोनॉमिक्स ज्यादा करेंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करिए, ठीक है। लिख लो, ये टेबल बना लो, लिखा करो साथ में। केवल सर उधर से ऑफिस से देख रहे होते हैं, फिर वो गुस्सा करेंगे, आपको नुकसान होगा, ठीक है। ये जरूर लिखिए 9.2%, ठीक है। ये तेलंगाना की है, 8.2% तमिलनाडु की है, 8% जो है राजस्थान की। तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश में पहले आता था, आंध्र प्रदेश हैदराबाद एक ही स्टेट होती थी, उसी का पार्ट होता है तेलंगाना, ठीक है। तमिलनाडु भारत का लास्ट शोर है, यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कन्याकुमारी मिलता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा लैंड एरिया कवर करता है और भारत सबसे ज्यादा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है राजस्थान में, ठीक है। थर्ड डेजर्ट कॉमन बिटवीन है, थर्ड डेजर्ट आधा भारत के पास, आधा पाकिस्तान है। मैं इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
लार्जेस्ट डेजर्ट पूछेंगे तो कौन सा है? भारत का थार डेजर्ट, ठीक है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में शोर टेम्पल शोर टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं। और तेलंगाना ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ रिवर मूसी, ये भी याद रखिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी कंट्रीज में विजिट किया है। कहाँ पे किया है? सिंगापुर, उससे पहले इटली। इटली तो G7 में गया था। बड़ी पुरानी न्यूज सुना रहे हो। अभी तो सिंगापुर किया है। ब्रुनोई, कहाँ गए थे? ब्रुनोई। ब्रुनोई की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बोलो। अली शफुद्दीन मॉस्क। अली शफुद्दीन मॉस्क जो है वो ब्रुनोई की सबसे बड़ी मॉस्क है, वहां पे विजिट किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, रिसेंटली सिंगापुर में ज्यादा जो लैंग्वेज बोलते थे हिंदी, फिजी में जो लैंग्वेज बोलते थे हिंदी, कुवैत में सेकंड ऑप्शन लैंग्वेज हिंदी, यूएई में सेकंड ऑप्शन लैंग्वेज हिंदी, ठीक है, याद रखिएगा। अब कल आप मुझे बताओगे कितने देशों की ऑप्शन लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, हिंदी, ठीक है। हिंदी जो है संस्कृत देवनागरी से आती है, ठीक। इंडिया और सिंगापुर, सिंगापुर सिटीज की कैपिटल है। एक एग्रीमेंट, 4 एग्रीमेंट हुए हैं ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सिंगापुर। दीज एग्रीमेंट्स आर MOU, the Memorandum of Agreement, cooperation in the semiconductor ecosystem, cooperation in digital technology, very important, चारों याद रखने 100% क्वेश्चन आने। स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि भारत लार्जेस्ट ट्रेड, सिंगापुर भारत का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। थर्ड ट्रेड पार्टनर नीदरलैंड बन चुका है, सिंगापुर क्या है? 6th लार्जेस्ट, ये भी याद रखिएगा। cooperation in semiconductor ecosystem, cooperation in digital technologies, cooperation in skill development, education and in healthcare, ये सारे याद किया। प्राइम मिनिस्टर जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका 5th विजिट था कहाँ पे? सिंगापुर। पोलैंड में भारत का पहला विजिट था। 46 ईयर के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर भारत का पोलैंड गया। पोलैंड जो है, पोलैंड के साथ पोलैंड और इजराइल, ऐसा नहीं है कि भारत के साथ उनके कोई अलग से रिश्ते हैं या कुछ, उनका जो रिश्ता है, पोलैंड के लोग एक टाइम में भारत पे जब हिटलर ने बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑप्रेसिव किए थे, तो लोगों ने छोड़ के इंडिया में शरण मिली थी। जब वो वापिस जा रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कुछ लोग, तो इंडियन जो राजा थे उसने बोला यहाँ से मत जाओ, अभी मत जाओ, क्योंकि आप लोगों को मार दिया जाएगा। बाद में जब वो अपने देश पे वापस गए, उस राजा को पोलैंड के जो राजघराना आज भी उनके बच्चों को सम्मानित करते हैं उनको, कि हमारे लोगों की जान बचाए। ये रिलेशन जो है फ्रेंडली रिलेशन है। इजराइल के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन। जब जूश लोगों को मारा जा रहा था, तो जूश लोग कहाँ शरण लेने आए? उनको पूरी दुनिया में हिटलर का इतना डर था, उनको किसी ने शरण नहीं दी सिवाय भारत के। तो इसीलिए जो जूश है भारत में, जूश जो है वो हमेशा ही थैंकफुल रहता है। जो देखो कंट्रीज भी हैं, इंसान भी हैं, लोग भी हैं, बहुत सारे आपको दुनिया में लोग बोलेंगे, आप उन पे एक अच्छा उनके लिए कुछ कर दो, वो पूरी जिंदगी आपको लिए थैंकफुल रहते हैं। ऐसे आपको समाज में, सोसाइटी में, बच्चों में, बड़ों में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। और ऐसे देश भी होते हैं जो किसी देश का किया हुआ उपकार कभी नहीं भूलते। इजराइल कभी नहीं भूलता, पोलैंड कभी नहीं भूलता, ये भी याद रखिएगा। इनके साथ हमारे मतलब दिल के रिश्ते हैं, इन कंट्रीज के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन नेवी जो है फुली गवर्नमेंटल है, ठीक है, ये सेमी में, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड, ये भाई कोस्ट गार्ड का पेपर देना है, ठीक है। जिनका CDS है वो कोस्ट गार्ड भी देंगे, FCAT भी देंगे, OTA भी देना है। ये सारे क्वेश्चन ये एग्जाम देने हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं, इन्होंने 20 यहाँ पे देखो हेड ऑफ एशियन, ये एशियन देशों की बात हो रही है।
हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग कहाँ पे? साउथ कोरिया के इंचियोन में। याद रखिएगा, हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज की मीटिंग साउथ कोरिया में हुई, इंचियोन में। आप देखो यहाँ पे इस 20th एडिशन किसने होस्ट किया? साउथ कोरिया ने। किसने होस्ट किया? साउथ कोरिया ने। लास्ट टाइम किया था इंडिया ने शायद, ठीक है, याद अब मुझे याद नहीं आ रहा, बट इंडिया ने ही किया था। आप देखो मेंबर कौन कौन है? 23 मेंबर्स कंट्रीज है। दीज आर द कंट्रीज टू अटेंड द इंडियन टू अटेंड द एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग। 30th कंट्री है, मैंने आपको 23 कंट्रीज है और इसका हेडक्वार्टर जापान में। ये भी आप, जापान जो है आइलैंड नेशन है। जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और सुनामीज आते हैं। जापान जो है इसका एक ही कंट्री है जिसके अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस है। जापान जो है ये भी साउथ ईस्ट एशिया में आता है, नहीं ईस्ट एशिया में आता है। ईस्ट एशिया चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, ये सारे ऊपर, मंगोलिया, ये सारे क्या आते? हांगकांग ईस्ट एशिया में, ठीक है। ये आइलैंड नेशन है। जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन, ये भी आप रखिएगा। और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल, ठीक है। और करेंसी जो है वॉन, करेंसी क्या है? वॉन। पैंगयोंग है साउथ कोरिया की, पैंगयोंग है। साउथ सियोल जो है नॉर्थ कोरिया के करेंसीज, चेक कर लेना, बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड से लास्ट क्वेश्चन है। इंडियन कोस्ट गार्ड बोलता है 1 Feb 1997 को बनाया गया। एक रिकमेंडेशन कमेटी थी, KF मुखर्जी कमेटी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मोटो इंडियन कोस्ट गार्ड का व्योम रक्षक, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड, ये दोबारा से लिख दिया, ठीक है, याद है। व्योम रक्षक वाज द मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। आज के करंट अफेयर एक और ये लास्ट है, चलो। ये यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने पोस्ट ऑफिस कॉन्क्लेव इनॉग्रेशन किया है। और ये कंट्री का डिजिटल, जहाँ मीन्स जाता है कि कंट्री डिजिटल प्रमोट हो। पोस्ट ऑफिस बंद हो चुके हैं। लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस जो दुनिया में देता है वो भारत देता था। पोस्ट ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इससे पहले पिजन जाके चिट्ठी देते, कबूतर जा जाता, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं आज के करंट अफेयर। थैंक यू, जय।